Hello students, my name is Lalit and today I will be analyzing the paper of JEE Mains 2017. कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था. Over there we had a big discussion about what should be your temperament in examination. काफी हद तक most of the things were justified in this paper. ये जो पेपर है JEE Mains 2017 का, इसमें 30 questions है. There are 30 questions, 4 marks each. Now if I analyze the whole paper, I could see there approximately maybe 15 to 16 questions. इसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे which we can categorize under the category of say easy questions or I usually say lollipop questions. तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अगर वो 15-16 इजी क्वेश्चंस अच्छी तरह से दिख जाते हैं इस एग्जाम में, तो उन 15-16 क्वेश्चंस करने में आपको 1 घंटा लगेगा. 4 मिनट पर क्वेश्चन, 1 घंटा लगेगा, राइट? So you know 15 into 4, each question was of 4 marks. Yeah, each question was of 4 marks. So you'll end up getting 60 marks in physics paper only. अब इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि वो जो 15 और 16 इजी क्वेश्चन है वो आपको दिखने चाहिए, बिकॉज यू नो these 15-16 questions are scattered throughout those 30 questions. And there are many students who are solving question number 1. मान लो question number 1 टफ है, तो 1 टफ है, 1 को ही सॉल्व करते रह गए तो टाइम वेस्ट हो गया, थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया, उसका सेकंड प्रॉब्लम भी खराब हो गया. At the same point in time, there were other students who just saw the first question, he realized that it is tough, he glossed over, वो second question पे चले गया. तो ठीक है, anyways, without wasting much of our time, let me start with question number 1. Question number 1. So I am categorizing these questions in the category of the lollipop. जो बोलते हैं lollipop वो बहुत easy question होगा. Then I say average, and sometimes we come across tough questions also. So ये the first question है, ये बोलता है a particle is executing. I'm sorry, I am analyzing paper set P. Paper set P analyze कर रहा हूँ मैं. So a particle is executing simple harmonic motion in the time period of t. At t equal to 0, it is at its position of equilibrium. The kinetic energy time graph. देखो अभी इक्विलिब्रियम पे है, फाइन. अब जब वो यहाँ पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. 0 थिंग दैट जो सेंटर ओरिजिन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो उससे वो दूर जाता है, फिर वो वापस से पास में आता है इक्विलिब्रियम के, देन इट पासेस अवे, देन अगेन वापस आता है, राइट? ओवर हियर इट हैज गॉट के का ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, तो के मैक्सिमम होगा यहाँ पर, राइट? के मैक्सिमम कीप ऑन डिक्रीजिंग एज इट रीचेस हियर. जो यहाँ पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी एकदम कम हो जाएगा, राइट? आई मीन नॉट मीनिंग एक्चुअली कम हो जाएगा. और उसके बाद में जब वापस यहाँ से यहाँ जाना चालू पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चालू हो जाएगी. अच्छा ओके, अब ये यहाँ से यहाँ कितने देर पहुँचता है? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको t/2, t/4. तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इसको यहाँ से यहाँ जाके वापस वहाँ जाके यहाँ जाने में t टाइम लगता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको t/4 टाइम लगेगा, राइट? t/4 टाइम पर इट विल बी हैविंग इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. तो इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन, यू फाउंड ओनली वन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2. तो पार्ट 2 में ऐसा हो रहा है कि वो एनर्जी 0 हो रहा है t/4 पे, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर lollipop category. The temperature of an open room of volume 30 meter cube is 17 degree Celsius. Okay, इसका टेम्परेचर बढ़ा के 17 से 27 कर दिया है. अभी बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है. इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Ni थे, बाद में Nf हो गए, तो Nf माइनस Ni पूछा है उसने. ओके, तो अभी सीधा जब फंडा है PV इक्वल टू nRT, तो एटमॉस्फेरिक आ जाएगा ये. अभी N इनिशियल लगा दिया आपने, तो टेम्परेचर T1 था, बाद में T0 इक्वल टू N फाइनल RT, तो ये T फाइनल नाउ. अभी देखो की वेरी क्लियर है, ये आपके कैलोरी में डालने हैं, सिलेबस जोन तो 17 और 27 लिखे, तो इट शुड एक्चुअली बी 273 फॉर दिस, 290 एंड दिस शुड बी 300. नाउ इफ यू जस्ट सॉल्व, तो ये इक्वल टू ये हो गया एंड यू विल फाइनली गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ NF. डिफरेंस निकालेंगे तो NF माइनस Ni कम्स आउट टू बी दिस. अच्छा, वन मोर, काफी बच्चों ने गलती ये भी की है, ये आंसर लिख दिया है. ये आस्किंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली कम हुआ है, राइट? दैट इज लाइक कॉमन सेंस आल्सो. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो N कम होगा, तो फाइनल कम हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव. ओके, अगेन इट इज आल्सो इजी प्रॉब्लम. नाउ दिस सीम्स टू बी एन एवरेज वन, मैं इसको एकदम इजी कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? ओके, वन मोर थिंग, वेरी फ्रैंकली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी. ये फॉल्स मिस हो गया था मुझसे, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 लगा दिया था, बट ओके दैट्स नॉट करेक्ट. एक्चुअली क्या है
कि कौन सा फॉल्स है इसके अंदर। तो सीधी बात है, बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड गैलोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आपका ये गैलोमीटर है, ये गैलोमीटर है और ये आपका सेल है, राइट। तो अभी इसमें क्या है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, फाइन। मतलब R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। So when it is balanced, you can say R1 by R2 equal to R3 by R4. Now if you replace, if you swap, अगर इसको गैलोमीटर बना दिया है और इसको बैटरी बना दिया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बैटरी को थोड़ा बाहर निकाल के लेके आओ, सेल विल नॉट गेट, आई मीन सर्किट विल नॉट गेट चेंज, ये आपका ऐसे बाहर आ जाएगा इस तरह से। गैलोमीटर को इन दोनों पॉइंट के बीच में डाल दो आप ऐसे करके, तो अगेन 1 2 वही रह गए, 1 2 3 4। तो इन दिस केस यू एक्सपेक्टिंग टू बैलेंस, तो 2/4 इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, सेम एज दिस। तो इट इज अगेन इट्स काइंड ऑफ एवरेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो एवरेज मैंने इसलिए बोला बिकॉज कुछ लोग इतना गलती कर रहे थे कि उसको फॉल्स नहीं देख पाए, तो इसलिए मैंने एवरेज बोल दिया इसको। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। अभी एरर एनालिसिस का प्रॉब्लम है ये, तो उसमें फॉर्मूला आपको बता रखा है कि इसको यूज कर रहे हैं। तो वेरी डिफरेंशिएट दैट यू गेट दिस बाय P इक्वल टू R बाय डेल्टा R बाय R प्लस डेल H बाय H। नाउ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। यू कैन सी, सॉरी, या तो R की वैल्यू, डायमीटर दिया है तो ठीक है, वो प्रोपोर्शनली 1 to 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D को मैं सीधा R में यूज कर सकता हूँ। R बिकम्स 1.25 इंटू 10⁻², और ये H इज आपका 1.45 इंटू 10⁻² इंटू 100। अभी देखो ये जो एरर है आपकी पॉइंट यहाँ पर 0.01 तक जा सकती है, इंटू 10⁻², एंड सेम इज द केस हो देयर ऑल्सो 0.0 इंटू 10⁻²। So when you solve this, you will get the answer as 4. Okay. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें एप्टीट्यूड मॉडल में मॉडरेशन जब होता है, तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो या तो WC रहती हैं, या WC प्लस WM रहती हैं, या WC माइनस WM रहती है, राइट। तो these three are possible, ये पॉसिबल नहीं है WM। Okay. Now next question is a diverging lens with magnitude of, okay fine, I mean I am trying to make it a little fast because I am assuming that you have gone through the paper। मैंने पूरा assume किया कि आपने पेपर एक बार सॉल्व किया एग्जाम में, फिर घर पे जाके दोबारा एनालाइज किया है, अकॉर्डिंगली मेरे वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट है। आई एम टारगेटिंग 30-35 मिनट्स, तो उसके अंदर मेरे को पूरा पेपर खत्म करना है। ओके, अभी डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर्स, डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकस 25 है, और ये 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है एक कन्वर्जिंग लेंस से, 15 सेंटीमीटर, इसका की फोकल लेंथ 20 है। अभी उस पर इंफिनिटी से लाइट खींची जाती है, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट दिस लाइट विल गेट फोकस हियर ओनली, है ना। डाइवर्जिंग लेंस है तो यही फोकस हो जाएगी, यहाँ पर फोकस हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना हो गया 25, और दिस बिकम्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस 25 प्लस 15 40। तो अभी प्रॉब्लम पॉइंट्स आउट टू अ फैक्ट, आई मीन वेरी सिंपल केस, जहाँ पर एक लेंस है और आपका ऑब्जेक्ट 40 के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फाइन। अब इसका जो फोकस है 20 है, तो वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। 1 - 1 by u इक्वल टू 1 by f। इसका फोकस आप ले लेंगे प्लस 20, और इसका u ले लेंगे आप माइनस 40। वन यू सॉल्व इट, यू विल गेट 1 by 20 माइनस 1 by 40, दैट इज 1 by 40। f 20, f 40, v प्लस 40 आ गया, तो इट इज द राइट साइड। तो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पर बनेगा। ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इस क्वेश्चन को करो अनलेस आपके सारे क्वेश्चन हो गए हो, तो ये शायद दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम विच यू शुड अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ओके, तो क्या बोलते हैं भाई, हाँ ये बोलता है कि अपने पास एक सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट दिया हुआ है, तो वो I है, मतलब
तो निकालना पड़ेगा। मैंने वेरी फ्रैंकली आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क ले ली, फाइन, एंड द विड्थ ऑफ द डिस्क इज dx, राइट। तो mass of the disk is pi r square, r is a constant here, so r constant है, into dx into rho, this is the mass of the disk। m, अच्छा एक डिस्क होता है उसका इसके अबाउट कितना होता है, m r square by 2, तो इसके अबाउट क्या होगा, m r square by 4। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, m r square by 4 अबाउट दिस एक्सिस। नाउ यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं एज this. So this is the moment of inertia of the disk about this axis. I have to integrate it from this point to this point, or I can say 0 to L by 2. This is the moment of inertia. So double कर दिया मैंने। So when you solve it, you will get the answer as m। ये solve करना पड़ेगा क्या? एक कोई बात नहीं, चलो। r square बाहर आ गया, then r square by 4, भी बाहर रख लिया, into L by 2 minus 0 plus x cube by 3 हो गया, so L by 2 the whole cube by 3. This is the moment of inertia. So we will take L out, so pi r square, and what is this r square, bracket के अंदर है, this is the bracket, बस यानी तो सिली मिस्टेक हो जाती है अभी, okay, this pi r square into L, तो ये आंसर होता है आपका 2 m r square by 8 plus by 8 से 24, जो बाहर ही है, okay, so it comes out to be m r square by 4 plus L square by 12. So this is the moment of inertia. So you have to minimize this. You have to minimize this. So there are a couple of ways. एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो है वो है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब वो r और l का एक रिलेशन है, क्योंकि मास का कांस्टेंट है, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट मास इक्वल टू पाई r स्क्वायर l इनटू रो। तो I'll replace this r square by this. तो r square आपका हो जाएगा m by pi rho l. From here I'll get a moment of inertia as mass into m rho l by 4 plus L square by 12. So differentiating this is a laborious problem actually. इसमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं. I hope it is visible there. Yeah. If you differentiate this, you get m, then 2L by 12 minus m 4 pi rho L square. फिर L cube की वैल्यू आ जाएगी. Fine. It should be equal to 0, and you get L cube equal to m 6 L cube equal to 6 by pi rho. And then it's a laborious problem again. I'm telling you, just keep on solving this. So now put m equal to pi r square and put equal to m equal to pi r square L, right? Like this, rho into pi r square L 6 by pi L. Then L got cancelled. You just check if I made some silly mistake here. R square by 4, R square by 12. Then pi r square L rho equal to mass, R square equal to m by pi rho L, m is outside, m by pi rho L 4, L square by 12, the differentiate is and comes out. This is like 2L by 12 minus m by 4 pi L square, and then yeah, I missed out this. यहाँ पर रह गया ये, so 3 by 2 हो जाएगा actually. This is 3 by 2. 3 by 2, that's correct. So 3 by 2.
देन फाइनली कैंसिल होकर बच गया ये L square equal to 3/2 and L comes out to be root of 3/2. टाइम थोड़ा लग गया इस क्वेश्चन के अंदर, so I don't expect you to solve in examination. Okay. Now next question is again lollipop. इसमें बोलता है कि जो उसका पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे, जब उसका पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे तो फिर जो एक्सरे निकली है तो उसकी जो एनर्जी है दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली उसका लैम्डा कम होगा. पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसका लैम्डा कम होना चाहिए. So the only option we can see is this. That's it. I need not go into the exact details of equations. I hope it is clear. Okay. Radioactive nucleus A with a half-life T. Again, it's kind of average problem here because density. Sorry, nucleus A is equal to number equal to A naught into minus KT. तो वो decay होके B में बन जाता है. तो B कितना हो जाएगा? A naught minus A. A naught was the initial one. A is the final one. तो जो प्रोडक्ट बना है वो कितना होगा? इनिशियल माइनस जो रेस्ट है बचा हुआ है इतना. तो उसने बोला है there is no nucleus B, so sometimes the ratio of the number of the B that is A is 0.3. तो बोलता है B by A 0.3 है, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा A से. This comes out to be 0.3 A naught by A minus 1. अभी A का फॉर्मूला ये होता है, so I can write it as e raised to kt because ये माइनस नीचे आएगा तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, राइट. और ये 1.3 हो जाएगा, 1.3. तो log of 1.3 आएगा, सीधा सीधा ये आंसर होता है. So you can solve it very easy question. Now electric dipole has a fixed dipole moment. Okay. इसमें क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया है इसके अलॉन्ग. मान लो डाइपोल मोमेंट इधर है इसका, दिस एंगल इज थीटा. तो उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क दैट इज E sin theta. Fine. This is electric field. And see, again I am repeating this thing. I am assuming that you have solved this paper once again after going back home. अगर आपने इसको पेपर को दोबारा घर पे आके चित्र नहीं देखा है तो you'll find my video very fast. Okay, so if you haven't done it, pause the video, solve the questions, all the questions once again. एक बार दोबारा घर पे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इस वीडियो को देखो. Or else it is going to be extremely fast because I'm not talking about the basics here. Okay, fine. So EP sin theta. अब बोलता है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड J के अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है, उसमें से E1 यूज किया है. तो E1 इज मैग्नीट्यूड, राइट. E1 इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो E1 मैग्नीट्यूड, तो E हो जाएगी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली. तो √3 EJ हो जाएगा ये, √3 EJ. तो अब बोलता है कि ये √3 E into dipole moment P into sine of this angle, that is cos theta, right. So when you solve it, you get tan theta equal to √3 और इससे आता है theta equal to 60 degree. Now, a very simple problem, very obvious problem. अभी सीधी सीधी बात है यार, इसमें जो फेज डिफरेंस रहता है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के अंदर, उससे 180 डिग्री होता है. इट्स अ सिंगल लाइन विच यू शुड नो, दैट्स इट. डायरेक्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का. तो उसका आंसर 180 डिग्री हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है सॉरी Cp and Cv और the specific heat constant. अगेन सीधी सी बात है, Cp minus Cv equal to R, ठीक है. constant volume it is observed R by 2 and B equal to R by 28. Solving it will get a value of AS 14B. Now a copper of mass 16 gram is at a temperature T is dropped in a copper calorimeter of mass. Okay. तो अभी इसका मास 100 ग्राम है, इसकी कैपेसिटी 0.1 दे रखी है और इसका टेम्परेचर मतलब T था शुरुआत में, इससे कम होकर उसको 75 पे आना है. So the same heat will match 100 into 0.1. बाहर का टेम्परेचर 75 minus 30 that is 45 plus 170 ग्राम का उसमें पानी है जिसका specific one है 45. You just need to solve this. Again, it's kind of average problem. It comes out to 85 degree. Okay. A body of mass
m is moving in a medium and experiences frictional force, it is its initial velocity is this, velocity energy is half mv square, क्योंकि उसकी initial velocity v naught है और बोलता है 10 सेकंड के बाद उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है, तो एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, राइट. यू कंपेयर द डेटा you will get v final equal to v naught by 2, right. You just compare this with this, तो 4 यहाँ पर आ गया, ये by 2 होता है. बेसिकली फंडा ये कि उसकी 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है, तो वो इनडायरेक्टली बात करने का तरीका है उसका कि उसने बताया नहीं कि वेलोसिटी हाफ हो जाती है, वो बोल रहा है इसकी एनर्जी इतनी हो जाती है. फ्रॉम हियर आई कैन डिसाइफर दिस थिंग दैट उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई है. तो मास इसका इतना दिया हुआ है, फोर्स इतना दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो हो गया फोर्स बाय मास इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर by 10 to the power minus 2. So this is the acceleration and this is equal to dv by dt. dv by dt. Now variable separable form dv by v square यहाँ पर आ जाएगा and minus k by 100 ऊपर ले आते हैं into dt. तो जब टाइम 0 था तब ये v naught था, जब टाइम 10 सेकंड्स था तब ये v naught by 2 था, हम निकाल चुके हैं पहले से, राइट. और इसको अभी अपने को सॉल्व करना है. तो माइनस 1 बाई वी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो आई कैन डायरेक्टली गेट लिबर्टी ऑफ राइटिंग वी नॉट दिस एंड दिस. So 100 k 10 and solving this will get answer as 1. Okay. There is a current of 5 milliampere is passed through a galvanometer. Resistance 15 full scale. Basically इसका मैक्सिमम करंट ही होगा. We call it say IG. अभी वोल्टमीटर जो होता है दैट इज नथिंग बट अ गैल्वेमीटर इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, राइट. अभी आप चाहते हो कि इस पूरे वोल्टमीटर को मैं किसी 0 से लेकर 10 वोल्ट तक की रीडिंग के लिए यूज कर पाऊं, तो पीडी अक्रॉस दीस टू पॉइंट्स शुड बी 10 वोल्ट, राइट. इसमें करंट आईजी जाता है, तो आईजी इज गिवन टू बी 5 मिली एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ है 15 ओम प्लस आपको आर लगाना है. इज द पीडी अक्रॉस दीस टू पॉइंट दिस शुड बी इक्वल टू 10 वोल्ट. So solving it, you'll get the answer as 3. See, if at all you are not able to understand these problems, you better go through my proper videos where I have solved these things with basics. So जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कराने के लिए almost शायद 1-1.25 घंटा लगा होगा. Where we have discussed about each and everything about galvanometer, voltmeter, whatever. Now 16th question. A cylinder uniform rod of mass m and length l is pivoted. Okay, एक angle theta. So basically बहुत easy question है ये. Rotation motion में usually they ask difficult questions, but this one was a lollipop. बट मैंने एवरेज में रखा हुआ है इसको, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है इसमें. तो फंडा क्या होता है, एमजी इसको यहाँ लग रहा है, राइट. एमजी यहाँ लग रहा है और इसका क्या पूछ रहे हो, सॉरी ओके सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है. एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है हिंज का, एक यहाँ पे लग रहा होगा एमजी का. तो टॉर्क बिकॉज ऑफ एमजी विल बी इक्वल टू एमजी इंटू एल बाई 2 इंटू साइन थीटा, करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग, या साइन थीटा is equal to I alpha. I कितना है about this point ml square by 3 alpha. Solving this you will get the answer as alpha आ जाएगा, alpha ही पूछा शायद उसने मेरे ख्याल से. Here answer not mentioned. This is question number 16. Yeah. So उसमें alpha पूछा है. When you solve this you get 3 by 2 g sin theta by l. This is option number 3. Option number 3 is correct here. Okay. अभी बहुत इजी प्रॉब्लम है ये. इसमें बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन, तो -e -4/3 -2e -3. इसमें मेरा एक्चुअली बेसिक सा फंडा ये है कि भाई आप यहाँ से यहाँ गिर रहे हो, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गिर रहे हो, तो जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है वो आपको देखना है, तो माइनस देखो ही मत, राइट. एनीवे रेशियो निकालना है आपको इनका. तो फाइनली पूछा रेशियो क्या होगा लैम्डा का, तो जो यहाँ से यहाँ गिर रहा है उसमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4/3 1/3 का आ रहा है, राइट. e/3 का आ रहा है. तो लैम्डा 2 विल करस्पॉन्ड टू दिस, फाइन. ओके, जैसे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सो आई कैन से 1/λ2 इज प्रोपोर्शनल टू दिस. अब जो यहां से आ गिर रहा है उसमें λ1 निकल रहा है और इसका गैप आ गया है e का, so प्रोपोर्शनल टू e. अब ही आस्किंग व्हाट इज λ1 by λ2, you just divide these two and you get answer 1/3. so 2 is the correct option. A man grows into a giant such that its linear dimension increases by 9. तो अभी देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान ऑप्शन ये है कि आप एक क्यूब ले लो, फाइन, एक क्यूब ले लो आप, और इस क्यूब का
एक डायमेंशन हम 9 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम विल बी 9 क्यूब टाइम्स मोर, राइट। तो इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो इसका मास भी 9 क्यूब टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यू कैन सी फोर्स इंक्रीजेस टू 9 क्यूब टाइम्स और एरिया इंक्रीज टू 9 स्क्वायर। जो उसका नीचे का एरिया है वो 9 स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। तो फाइनली स्ट्रेस विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स हियर। तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 है, 9 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by the changing magnetic flux fluid is shown the figure the magnetic, okay fine। See, इसमें कुछ लोग बहुत लंबी तरह से करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तुम डायरेक्टली अब्यूज कर सकते हो। यू नो सी, जो आपका चेंज इन फ्लक्स है, ओके, दैट इज यू नो काइंड ऑफ induced EMF and that gives you RI। So, and this is nothing but dq by dt। अभी जो चेंज इन फ्लक्स है, if you look at this part, तो फाइनली किसी कॉइल में जो चेंज इन फ्लक्स है वो होता है, when you get this, ऐसे आता है ये R, कितना चार्ज पास हुआ है इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। तो अगर करंट कांस्टेंट होता तो करंट इनटू टाइम चार्ज पास होता है, बट यहाँ पर ये इस तरह से है तो फाइन, नो इश्यूज। इसका एरिया होगा दैट इज द टोटल चार्ज। तो 10 इंटू 0.5 इंटू हाफ, तो 0.25, 10 इंटू 0.5 इज 5, 2.5, 2.5 इंटू 100। मिस्टेक, जस्ट सेकंड, इज 100 एंड डेल्टा Q is 5 into 2.5 into 100, 250, that's correct, okay fine, 250 is the correct answer then, because del Q जो है आपका, ये आपका 2.5 आ रहा है और R is 100, so answer 250। Young's double slit experiment, 0.5 millimeter the distance between slits। तो ये वेरी फ्रैंकली मुझे कई बार इसका फॉर्मूला भी याद नहीं रहता है, तो मैं इसको बहुत आराम से डेराइव कर लेता हूँ कि भाई ठीक है, दिस इज y, दिस इज कैपिटल D, दिस इज स्मॉल d। तो जो पार डिफरेंस है यहाँ पर वो कितना होता है, वो पार डिफरेंस इतना होता है, राइट। और ये कितना होता है, थीटा इंटू डी होता है। तो पार डिफरेंस इक्वल टू डी इंटू थीटा, एंड थीटा इज सेम एज दिस थीटा, विच इज y बाय कैपिटल D, राइट। बस, तो द पार डिफरेंस इज n लैम्डा, देन इट इज द मैक्सिमा हियर। तो बोलता है कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर आया हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा हियर, एंड used to obtain interface the least distance from the common central maximum। तो हो सकता है कि इसका nth हो और इसका m हो, या फिर मे बी इसका n1 नंबर का, इसका n2 नंबर का है, एंड both are coinciding here, so I can say d y सेम है दोनों के लिए, राइट, y सेम है, y is n lambda d by d, n1 lambda 1 d by d equal to n2 lambda 2 d by d, and this gives us n1 by n2 equal to lambda 2 by lambda 1। so lambda 2 is 520, this is 650, 4 by 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फोर्थ और इसका फिफ्थ कोइंसाइड करेंगे, तो बस ठीक है, इसको 4 पुट कर दो आप, 4 इंटू 650 नैनोमीटर into capital D, that is 150 centimeters, so 1.5 meters divided by small d, that is this. So when you solve this, it comes out to be 7.8 millimeters. Now magnetic needle is a magnetic needle of magnetic moment 6.7 and moment of inertia this much, okay। एक डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये, आई होप आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो इन दिस केस इसमें पूछा टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन। इसमें टाइम का जो सीधा सीधा फंडा होता है वो है 2 पाई रूट ऑफ I बाय m b। तो you just put the value of I, m and b, you will get the answer as 6.65। The variation of acceleration due to gravity g to distance d। अरे ये तो बहुत ऑब्वियस है यार, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और ग्रेविटी दोनों में भी सेम चीज लगती है।
कि जब अंदर से आप बाहर जाते हो, दिस इज सॉलिड स्फीयर, तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ग्रेविटेशनल फील्ड दे आर प्रोपोर्शनल टू आर, राइट। तो आर तक ये प्रोपोर्शनली आते हैं, बाद में ये नीचे गिर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ये सेकंड है, 22 का सी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई एम सॉरी, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है, पार्ट 2, बिकॉज ये लीनियर है, फिर नीचे आता है। Now look at the number 23. In the above circuit, the current in each resistance is, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। अभी देखो ये दो पॉइंट्स हैं, why this path potential difference is 0, so why this path should be 0, zero current will pass through this. It's a lollipop. A particle A of mass m and initial velocity v collides with another particle with mass m by 2 and which is at rest. इलास्टिक कोलिजन। अब देखो इसका यार एक बेसिक तरीका होता है कि आप इसकी वेलोसिटी मान लो v1, मान लो v2, मोमेंटम इक्वेशन लिखो, ठीक है। मोमेंटम इक्वेशन मान लो ये v1 से आ रहा है और ये v2 से आ रहा है। मोमेंटम इक्वेशन आ जाएगी mv1 प्लस m/2 v2 इक्वल टू mv। फिर सेपरेशन बाय अप्रोच इक्वल टू 1 लिख दो आप इसमें, राइट। तो v2 माइनस v1 बाय इक्वल टू 1। यू सॉल्व दिस इक्वेशन, गेट आंसर। बट इसको ना एक डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस थिंग। We do it by sitting on center mass frame. Listen, the concept is when you are sitting on a center mass frame, in case of perfectly elastic collision, velocity, just a sec, I'm sorry. See, when you are dealing with perfectly elastic collision and you sit on center of mass frame, then the speed of the particles with respect to center mass frame of both the particles don't change. Only direction changes, right? अगर इसकी डिटेल चाहिए तो कोलिजन का मेरा पूरा वीडियो देखना आप लोग। ओके, एनीवेज तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। तो इसमें सेंटर मास जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, m इंटू वी बाय 3m/2, दैट इज 2/3v। ये सेंटर मास की वेलोसिटी होगी। सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ये जो है वो 2/3v से यहाँ जा रहा था, तो उस लॉजिक के हिसाब से उस सेम स्पीड से वो यहाँ जाएगा सेंटर मास के फ्रेम में, उसकी एब्सोल्यूट स्पीड हो जाएगी 4/3v। सिमिलरली ये जो है ये सेंटर मास के फ्रेम में v/3 से पास आ रहा था, राइट। 2/3v एंड v, हाँ v/3 से पास आ रहा था। तो आफ्टर कोलिजन v/3 से इधर जाएगा सेंटर मास के फ्रेम में, तो मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी v/3। So these are the things which you can get orally if you know that concept here. Okay. So ये दोनों की स्पीड है आफ्टर कोलिजन। पूछ क्या रहा है भाई, हाँ, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके फाइन। नाउ इसमें हम लोग को पता है सीधा सीधा h इक्वल टू p लैम्डा, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू h बाय p, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, h तो कांस्टेंट रहेगा, इक्वल टू p2 बाय p1। तो p2 क्या है इसका, m/2 4/3v, और p1 क्या है इसका मोमेंटम, v इंटू v/3। So when you solve it, you get answer is 2. So 2 is the answer. Fourth one. Okay, fine. Next. An external pressure P is applied on a cube of 0 degrees Celsius. One second. Yeah. So question number 25. An external pressure P is applied on a cube of 0 degrees Celsius so that the equal compressive bulk modulus of material the cube and so I believe it's average volume that comes out to be 3 into T equal to, और ये सेम चीज यहाँ पर भी आती है आपकी, this equal to P by pressure by K, and when you solve these two, this equal to this, you will get answer as 3. A time dependent force acts on a particle of mass 1. A particle starts from rest, a work done by the force. Okay, यार देखो 1 सेकंड के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना उतना ही उसने वर्क किया होगा। 1 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी, हाफ mv², मास कितना है 1, तो बेसिकली v²/2 इज अ वर्क डन, राइट। अब फोर्स उसका इतना है, तो एक्सप्रेशन भी सेम हो जाएगा बिकॉज मास इज 1। तो आई कैन से 6t इक्वल टू dv/dt। इससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी आपकी, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, dv इक्वल टू 6t dt। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, v²/2 इक्वल टू 6t²/2। 1 सेकंड के बाद की बात बोल रहा है वो। This comes out to be,
I made some mistake. 460 है dv by dt and then 60 dt dv 0 पे start from rest. Okay, 0 से लेकर t तक जाएगा, 0 से v तक जाएगा. Oh, I'm so sorry, this is velocity. Okay, this is velocity. तो 1 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3. तो वेलोसिटी 3 हो गई, तो 9/2 4.5 इज आंसर. और डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो जो एक्सप्रेशन है 60 है इसका, राइट. सो इट्स लीनियर, सो वी कैन टेक एवरेज, राइट. तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 होने वाली है. An observer moving at half the speed of the light towards stationary microwave source emits microwave. by c 1 minus p by c. इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है. उन्होंने क्या किया है, 27 क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद हाफ द स्पीड ऑफ द लाइट टुवर्ड अ स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स एमिटिंग वेव फ्रीक्वेंसी दिस. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस एज द फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम फॉर द पार्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. नाउ सी लुक एट दिस, ये लाइट की स्पीड के साथ चल रहा है, तो नॉर्मल डॉपलर स्पीड का फंडा नहीं चलेगा. या बोल दो v प्लस v नॉट बाय v बाय माइनस vc, राइट. तो यहाँ पर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके, जहाँ पूरा रिलेटिविस्टिक है. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू विल गेट आंसर एज दिस. ओके, now in the circuit diagram when the current reaches steady state, so steady state की बात आती है, this is of no use actually, right. The current will start flowing like this. Okay, so current starts flowing like this, so इसमें current आपका हो गया E by R plus R3. This is the current and the PD across this point will be this, right. अब the PD across these 2 points, so इसके across PD 0 है, so PD across these 2 points is same as PD across these 2 points, right. That comes into C. That gives you answer 1. Fine. Now capacity of 2 microfarad. This is a good question actually, it's a good question. तो ये बोलता है कि एक कैपेसिटर 300 वोल्ट तक विथस्टैंड कर सकता है, बट अपने को यूज कर रहे हैं इसको आई गेस 1 किलो वोल्ट में था शायद. हाँ, 1 किलो वोल्ट, राइट. तो 1 किलो वोल्ट में आप सीरीज में आपसे लगाओगे, ठीक है. तो अगर आप 3 भी लगा दोगे ना, तो अगर 1 किलो वोल्ट है, आपने 3 भी लगा दिए, देन आल्सो विल बी हैविंग 333 ईच, राइट, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड. तो कम से कम 4 लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, सो दैट कि अभी ये 300 से कम हो जाएगा, 250 हो गया. तो बट यू नीड 1 माइक्रोफैराड. आपने सबको जोड़ दिया चारों को सीरीज में, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय, सो ये 2 फैराड के ना सारे के सारे, ऑल आर 2 माइक्रोफैराड. तो ये बन जाएगा आपका 2 by 4, मतलब 1 by 2 माइक्रोफैराड का हो गया पूरा ये. एंड यू नीड लास्ट नंबर 1 माइक्रोफैराड अवेलेबल. सॉरी, आई एम मेकिंग मिस्टेक एक्चुअली, आई डिडंट रीड द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली. ये बोलता है कि 1 माइक्रोफैराड के अवेलेबल है, सारे 1 माइक्रोफैराड के हैं, तो चारों को आपने लगा दिया सीरीज में, तो 1 by 4 माइक्रोफैराड का हो गया, राइट. आपको 2 फैराड चाहिए, यू रिक्वायर दिस. तो क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू हैव couple of such branches in parallel, right. तो 1 by 4 का एक है, आपको 2 का चाहिए, तो 8 ब्रांचेस चाहिए होंगे इनको, राइट. यू नीड 8 such branches, so that this into 8 gives you 2. 8 चाहिए, 8 into 4, 8 for 32, टोटल आपको 32 चाहिए वहां पर. ओके, नेक्स्ट. नाउ this is a problem where I guess many students have made a mistake, a silly mistake rather, because when you throw something up, it comes down. So when it goes up, see, look at the term velocity. It's a velocity actually, right? When it goes up, its speed keeps on decreasing. At the top, it becomes 0. When it comes down, it increases. So many students thought it is the answer, but look at the term velocity. So velocity की बात की है, so it's not a magnitude actually. तो ऊपर जाके नीचे जाएगा, तो उसका direction भी change होगा. So that's why first is the correct option. Anyway, so this was the paper, and I believe. At least one thing which you could get from the video was the questions which JES asked are not all difficult. They are approximately approximately 15 or 16 questions which you could have solved very, very easily had you segregated those problems from the bunch of those 30 questions. But unfortunately, there are many students who just got stuck with question number 2 or 3, which was difficult and could not solve the questions there. So I'm assuming that you had a good paper, and best of luck for your JEE Advanced. And if you are interested, then you can contact us for crash course of JEE Advanced. Okay then, bye bye.